हर दूसरे बंदा इस मर्ज़ का शिकार है, डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी। ये है क्या और एक्चुअल में इनके अर्ली साइन्स क्या हैं? डिप्रेशन एक अलग बीमारी है और एंग्जाइटी एक अलग आर्जा है। डिप्रेशन में ये ज़्यादातर ये होता है कि आपकी जो सेंसेस हैं वो माउफ हो जाती हैं। आपका खाने पीने को दिल नहीं करता, आपका लोगों से मिलने को दिल नहीं करता। 6 महीने तक अगर आप इन सेम सिम्टम से गुजरें, जो रुझान है वो उस चीज़ की तरफ कम हो गए, आप खौफ ज़्यादा रहते हैं, आप अपने आप के बारे में मस्बत ख्यालात के बजाय मनफी ख्यालात की तरफ जा रहे हैं, वक्ती तौर पर अगर आप उदास हैं, परेशान हैं, तो दैट इज़ नॉट डिप्रेशन। डिप्रेशन एक लॉन्ग टर्म पीरियड के बाद हम उसको डायग्नोज करते हैं, कम से कम 6 माह। एवरीडे स्ट्रेस और क्लिनिकल एंग्ज़ायटी में क्या फ़र्क है? दो तरह के स्ट्रेस होते हैं, एक है हमारा यू स्ट्रेस और एक है डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस है अच्छा स्ट्रेस और डिस्ट्रेस है वो जो स्ट्रेस आपको आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक बंदे का प्रोफेशनली और पर्सनली और इंटरपर्सनली हेल्दी वे में परफॉर्म करने के लिए उसका स्ट्रेस फ्री रहना बहुत जरूरी है। तो कौन सा ट्रीटमेंट है जो इफ़ेक्टिव रहता है इसके लिए? डिप्रेशन एंग्जाइटी के लिए ज़रूर आप साइकेट्रिस्ट से कंसर्न करें। अगर आप अपनी हैबिट्स को बेहतर करें, लोगों से मिलने की कोशिश करें, एक्सरसाइज करें, अच्छी न्यूट्रिशन लें, तो भी आपकी इन मामलात में बेहतरी आ सकती है। हमें अपने आप को रिजिलियंट बनाना है, अपने आप को ट्रेन करना है कि हम हर बात पे यस भी ना कहें और हर बात पे नो भी ना कहें, लेकिन एक बैलेंस वे में चलें और एक हेल्दी वे में चलें, ताकि हम लोगों की बातों की वजह से तनाव का और दबाव का शिकार ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट फ़ैज़ान इलाही। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे, जिस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर इरम शाह। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? डॉक्टर साहिबा, वक्त देने का बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहिबा, आजकल हर दूसरे बंदा इस मर्ज़ का शिकार है, डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी। और ये है क्या और एक्चुअल में इनके अर्ली साइन्स क्या हैं? देखिए, डिप्रेशन और एंग्जाइटी को अक्सर जो है ना कंफ्यूज किया जाता है कि ये वन एंड द अदर टर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। डिप्रेशन एक अलग बीमारी है और एंग्जाइटी एक अलग आर्जा है। डिप्रेशन में ये ज़्यादातर ये होता है कि आपकी जो सेंसेस हैं वो माउफ हो जाती हैं। आपका किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, आपका खाने पीने को दिल नहीं करता, आपका लोगों से मिलने को दिल नहीं करता। लेकिन एंग्जाइटी इससे बिल्कुल बरक्स है, और एंग्जाइटी में आप परेशान रहते हैं, आप खौफज़दा रहते हैं, आप उन चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं जिन चीज़ों में पहले आप इंटरेस्ट रखते थे। एंग्ज़ियस लोग जो होते हैं वो छोटी-छोटी चीज़ों से घबरा जाते हैं, लेकिन जो डिप्रेस्ड लोग होते हैं, जिनको डिप्रेशन है, वो अपने आप को किनारा कश कर लेते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता आपको उनकी अपीयरेंस मुआशरे में, मामलात में बहुत कम नज़र आती है। तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन एंग्ज़ायटी एंड डिप्रेशन। ये एक चीज़ नहीं है, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। समझना ये है कि डिप्रेशन शुरू कैसे होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, इसके कोई कन्फर्म सिम्पटम्स नहीं हैं। किसी भी वजह से ट्रिगर हो सकता है, और 6 महीने तक अगर आप इन सेम सिम्पटम से गुज़रें, यानी कि आपको भूख नहीं लग रही, आपका किसी चीज़ में ध्यान नहीं लग रहा, दिल नहीं लग रहा, आपका जो है जो रुझान है वो उस चीज़ की तरफ कम हो गया, आप खौफ़ज़दा रहते हैं, आप अपने आप के बारे में मस्बत ख़यालात के बजाय मनफ़ी ख़यालात की तरफ जा रहे हैं, तो आपको फिर डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करना चाहिए। हाँ, वक़्ती तौर पर अगर आप उदास हैं, परेशान हैं, तो दैट इज़ नॉट डिप्रेशन। लोगों को लगता है कि अगर वो 4 दिन परेशान रहे और फिर वो ठीक हो गए, तो दैट इज़ डिप्रेशन। ऐसा नहीं है। डिप्रेशन एक लॉन्ग टर्म पीरियड के बाद हम उसको डायग्नोज़ करते हैं, कम से कम 6 माह। और एंग्ज़ायटी का भी इसी तरह से है कि अगर आप मुसलसल परेशान रह रहे हैं और आप खौफ़ज़दा हैं, और अब आप लोगों से मिलना नहीं चाहते, जैसे कि आप पहले मिलना पसंद करते थे, तो 6 महीने तक अगर आपका ये रवैया चले, तो आप एंग्ज़ियस हैं, एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर का शिकार हैं। ठीक है। एक नॉर्मल इंसान जो है, जैसे कि मैं हूँ, मुझे हुँ। कैसे पता लगेगा मैं डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी से सफ़र कर रहा हूँ? देखिए, आपको इस तरह से पता लगेगा कि अगर आप अपनी रूटीन पे एक चेक रखें, आप देखें कि मैं क्या उसी तरह से खा रहा हूँ, जिस तरह से मैं पहले खाता था, क्या मैं उसी तरह से सो रहा हूँ, जिससे मैं पहले सोता, जिसे हम हाइपरसोम्निया और इंसोम्निया कहते हैं, या बहुत ज़्यादा सोना या बिल्कुल नींद का ना आना, भूख का बहुत ज़्यादा लगना या भूख का बिल्कुल ना लगना, या फिर आपका उन चीज़ों में से ध्यान और तवज्जो का उठ जाना जिनमें आप पहले एन्जॉय करते थे, लेकिन अब आप उन चीज़ों से, उन लोगों से बिल्कुल किनारा-कश हो गए हैं। तो क्या आप इन सिम्पटम से गुज़र रहे हैं, या आपका कोई दोस्त इन सिम्पटम से गुज़र रहा है, तो अगर आप देखें, नोटिस करें, तो आप उसको भी मदद करें और खुद के लिए भी मदद तलब करें कि क्यों इन चीज़ों से मैं गुज़र रहा हूँ। ये तो ठीक सब है। मेरी पसंद की चीज़ें थी। कोई भी इंसान नींद को अवॉइड नहीं करता, कोई भी इंसान अपनी भूख को अवॉइड नहीं करता। लेकिन जब ये चीज़ें शुरू हो जाएँ, तो इसका मतलब है कि आप डिप्रेशन का शिकार हैं। अच्छा, कुछ लोग इसमें ज़्यादा भी खाना शुरू कर देते हैं जी, डिप्रेशन में? डिप्रेशन में स्ट्रेस इंड्यूस ईटिंग जिसे हम कहते हैं, क्योंकि डिप्रेशन में स्ट्रेस भी आपको रहता है, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेस इंड्यूस ईटिंग। कुछ लोग ज़्यादा खाने से उनका वज़न भी बढ़ जाता है, तो इसमें स्ट्रेस इंड्यूस ईटिंग भी देखी जाती है। ठीक है। और कुछ लोग भी इतने कमज़ोर हो जाते हैं डिप्रेशन की वजह से कि आपको लगता है कि जैसे पता नहीं उन्होंने कोई ओज़ेम्पिक डाइट कर ली है, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। कुछ लोग बीमारी से इतना कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ही अंदर खौफ़ उनको खा रहा होता है। वो ठीक है। खौफ़ उनको बहुत कमज़ोर भी कर देता है। ठीक है। तो ये एवरीडे स्ट्रेस और क्लिनिकल एंग्ज़ायटी में क्या फ़र्क है? देखें, एवरीडे स्ट्रेस और क्लिनिकल एंग्जाइटी में भी बहुत बड़ा फ़र्क है, जैसे कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी में फ़र्क है।
एवरीडे स्ट्रेस तो ये नॉर्मल स्ट्रेस है। देखिए, क्या हम कहते हैं 2 तरह के स्ट्रेस होते हैं। एक है हमारा यू स्ट्रेस और एक है डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस है अच्छा स्ट्रेस और डिस्ट्रेस है वो जो स्ट्रेस आपको आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप स्ट्रेस नहीं होंगे, यानी कि अगर आप थोड़ी-सी परेशानी नहीं लेंगे कि मैं एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म करूँ, तो आप कैसे तैयारी करेंगे? अगर कैसे? आपने किसी जॉब इंटरव्यू पे जाना है, आप उसके लिए तैयारी नहीं करेंगे, आपको यू स्ट्रेस नहीं है, तो आप कैसे उसके लिए अच्छे से परफ़ॉर्म करेंगे, अच्छा-सा पहन के जाएँगे और फिर आप पहुँचेंगे और अपीयर होंगे, दैट इज़ यू स्ट्रेस। इस तरह से है डिस्ट्रेस। अ, अगर आप किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ज़्यादा खौफ़ज़दा हो रहे हैं और ज़्यादा सोच रहे हैं, तो वो है डिस्ट्रेस। तो ये है तो नॉर्मल स्ट्रेस की 2 फ़ॉर्म्स होगी। लेकिन जब क्लिनिकल स्ट्रेस या क्लिनिकल एंग्ज़ायटी की आप बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि 6 माह तक हमने उस बंदे को ऑब्ज़र्व करना है कि क्या वो मुसलसल परेशान है? क्या अब वो लोगों से मिलना नहीं चाहता? क्या वो सोशल एंग्ज़ायटी का शिकार है? क्या अब उसका घर से कदम बाहर निकालने को भी दिल नहीं करता? क्या वो इस कदर खौफ़ज़दा हो गया कि उसकी दिल की धड़कन उसको कानों में सुनाई देती है? तो ये तमाम सिम्पटम्स हैं क्लिनिकल एंग्ज़ायटी के। और ये सब काउंसलिंग और थेरेपी के थ्रू ही डायग्नोज़ होता है? देखें, सबसे पहले तो आपको हमेशा अपने जीपी के पास जाना चाहिए, जिसको हम जनरल फिजिशियन कहते हैं। ठीक है। डॉक्टर के पास आप जाएँ, अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाएँ, उसको बताएँ कि मैं किन सिम्पटम से गुज़र रहा हूँ। अगर तो सिम्पटम इस नौइयत के होंगे कि वो ट्रीट कर सकता है, तो वो इसको स्टार्ट लेगा, लेकिन एथिकली इट शुड बी रेफर टू अ साइकियाट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट। ठीक है। साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों मिलके काम करते हैं। साइकियाट्रिस्ट यूजुअली मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं और साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो थेरेपी या काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी एलिमेंट है, जो भी साइकोलॉजिकल मर्ज़ है, उसमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमेशा बेहतर वर्क करता है। साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट की साथ-साथ वर्किंग होती है। जैसे जैसे बीमार अगर आप हैं, आपको बुखार है, तो आप जनरल फिजिशियन के पास जाएँगे, वो आपको कोई ना कोई ऐसी दवाई देगा जिससे आपका बुखार कम हो जाएगा। हुँ। इस तरह से जब आपको कोई ज़हनी आर्ज़ा है, तो आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँगे, जो कि दिमागी मसलों का एमबीबीएस डॉक्टर है। वो आपको ऐसी दवाई देगा जिससे आपकी एंग्ज़ायटी पहले से कमतर हो जाएगी। इसके बाद तीसरी चीज़ आती है साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के अलावा, जो कि लाइफ़स्टाइल चेंजेस। अगर आप अपनी हैबिट्स को बेहतर करें, लोगों से मिलने की कोशिश करें, एक्सरसाइज़ करें, अच्छी न्यूट्रिशन लें, तो भी आपकी इन मामलात में बेहतरी आ सकती है। ठीक है। और एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन हमारी डेली लाइफ़ में रिलेशनशिप्स को और वर्क परफ़ॉर्मेंस को कैसे अफ़ेक्ट करती है? बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस इसको इफ़ेक्ट करता है। देखें, रिलेशनशिप का अच्छा रहने के लिए आपका खुद हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़हनी तौर पे तनाव का शिकार हैं, आप परेशान हैं, जैसे कि बहुत सारे हमारे मर्द हज़रात हैं, दफ़्तर से आते हैं, काफ़ी परेशानी का शिकार होते हैं, माशी मामलात को डील कर रहे हैं, इस वक़्त इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महँगाई है। वो अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं, जैसे कि मर्दों को कहा जाता है कि मर्द तो रो नहीं सकते, मर्द तो किसी से अपने दुःख का इज़हार नहीं कर सकते। तो एक स्टिग्मा है कि नहीं आप इज़हार कर सकते। तो अब जब वो इस तरह के मसले से गुज़र रहा है, तो उसका अपना ताल्लुक जो है अपनी बीवी और बच्चों के साथ कैसे अच्छा होगा? हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बंदा स्ट्रेस से गुज़र रहा है और वो तमाम मामलात को अच्छी तरह निभा ले? ऑब्वियसली उसकी अपनी भी कुछ नीड्स हैं। इसी तरह से अगर आप इसमें प्रोफ़ेशनलिज़्म में बात करें, तो एक बंदा घर से परेशान आ रहा है, वो अपने घर वालों की और अपनी अपनी नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा, तो प्रोफ़ेशनली भी वो अच्छी तरह परफ़ॉर्म नहीं कर पाएगा। एक बंदे का प्रोफ़ेशनली और पर्सनली और इंटरपर्सनली हेल्दी वे में परफ़ॉर्म करने के लिए उसका स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसके लिए हमें चाहिए कि हम फ़ौरन जो है वो तिब्बी जो मदद है वो हासिल करने की कोशिश करें। साइकोलॉजिकल फ़र्स्ट एड लें, जो कि आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया है साइकोलॉजिकल फ़र्स्ट एड का, कि आप किसी न किसी ऐसे बंदे से मशवरा ज़रूर करें जो आपको गाइड करे कि आपने फ़र्दर क्या करना है। तो कौन-सा ट्रीटमेंट है जो इफ़ेक्टिव रहता है इसके लिए? डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी के लिए? डिप्रेशन एंग्जायटी के लिए ज़रूर आप साइकियाट्रिस्ट से कंसर्न करें और फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, क्योंकि मेडिकेशन तो आपकी केमिकल इम्बैलेंसेस को ठीक करेगी ना, लेकिन जो थेरेपी है वो आपको वो तरीके बताएगी कि आपने नॉर्मल रूटीन में या नॉर्मल लाइफ में आपने दोबारा कैसे आना है, दोबारा शामिल कैसे होना है, और इन चीज़ों से जिनसे आप खौफज़दा हैं, जिनसे आप परेशान हैं, जिनको आपने एक बहुत बड़ा एक मुअम्मा बना लिया है कि मैं शायद इनसे डील नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। ठीक है। हमने अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, हमने अपनी उन एबिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करना है जिनसे हम इनको डील कर सकते हैं। अक्सर वो लोग जिनकी जो है ना सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम लो होती है, जो हर किसी की बात को असर ले लेते हैं, वो जल्दी इन हुँ। चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। वो लोग जिनकी अपने बारे में एक सेल्फ एस्टीम, सेल्फ पर्सपेक्टिव स्ट्रॉन्ग होता है, वो जल्दी डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी का शिकार नहीं होते, क्योंकि वो लोगों की बातों पे इतना ज़्यादा जल्दी रद्द-ए-अमल नहीं करते। ठीक है। तो इसलिए हमें अपने आप को रिज़िलिएंट बनाना है, अपने आप को ट्रेन करना है कि हम हर बात पे येस भी ना कहें और हर बात पे नो भी ना कहें। लेकिन एक एक बैलेंस वे में चलें और एक हेल्दी वे में चलें, ताकि हम लोगों की बातों की वज़ह से तनाव का और दबाव का शिकार ना हों।